हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी एक्सप्रेस में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न और इसके अंतर्गत देखेंगे बिहार का भूगोल। और ये जितने भी प्रश्न हम देखेंगे आज, ये बीपीएससी प्री यानी बिहार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं सब की ये श्रृंखला दी गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम बीपीएससी आयोग ही ले रहा है, तो इस आयोग के जो भी प्रश्न आते हैं उसको देखना बहुत बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं बिहार का भूगोल। और पहला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। और जो लोग इस चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो ये बताना है दोस्तों। तो कौन सा है? खड़गपुर की पहाड़ियाँ। मैं केवल जो उत्तर सही रहेगा उसको बताऊंगा, इसके बाद इसकी व्याख्या कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए व्याख्या पढ़ लेते हैं। खड़गपुर की पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्यन क्रम की चट्टान है और उत्तरी पश्चिम पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय की भाग हैं। ठीक है दोस्तों, जो तृतीय क्रम यानी टर्सरीय क्रम की चट्टानें हैं तथा उत्तरी गंगा मैदान के लिए नवीनतम ये क्षेत्र हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। जुलाई 2019 में बिहार में महापाषाणिक स्थान यानी मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया, तो कैमूर का। ठीक है दोस्तों, और इसकी व्याख्या ये प्रश्न मतलब सीधे करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, तो इसमें कुछ खास बात नहीं है। ये बिहार एक महापाषाणिक राज्य है, बस इसको याद रखिए। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है, ये बताना है। कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय? तो रोहतास। जो रोहतास है हमारा वो धारवाड़ भूस्तरीय वाला नहीं है। बिहार में भूस्तरीय संरचना वाले ज़िले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, यानी जो हमारा पूरा बिहार का ऐसे एरिया है तो इस वाले भाग की आ रहा है, और प्रश्न में इस वाले भाग से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है दोस्तों, जबकि रोहतास है हमारा दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है और इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, याद रखिएगा। जो रोहतास है, कैमूर है, ये सब जिला बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टानें कैमूर और सोन नदी घाटी यानी रोहतास में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद अपने अगले प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पेडीमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी चंपारण में। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक। पेडीमेंट और दलदल मिट्टी, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले से पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। दूसरी है तराई मिट्टी, जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भागों में पाई जाती है। और तीसरा है गंगेय जलोढ़, बिहार का मैदान गंगैटिक जलोढ़, यानी दोनों नए साथ ही साथ पुराने से आच्छादित है, यानी नए खादर और बांगर दोनों से ये आच्छादित है। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फुतुहा के पास गंगा में मिलती है, तो ये है पुनपुन नदी। हमारी गंगा में मिल जाती है फुतुहा के पास। तो पुनपुन नदी छोटा नागपुर के पठार से निकल करके बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फुतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। फिर इसके बाद मोरहर व दरघा पुनपुन सहायक नदियां हैं, ठीक। ये दोनों सहायक नदियां थीं। बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है, तो बताइए। इसका सही उत्तर होगा कोसी मगध। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में, अब गंगा नदी कहाँ से, बक्सर से भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि ज़िलों से प्रवाहित होती है। इतने ज़िले हैं जिससे होकर के गंगा नदी गुजरती है। इस प्रकार कोसी मगध जोड़े में से किसी में भी प्रवाहित नहीं होती है। कौन नदी? गंगा नदी, यानी कोसी और मगध के क्षेत्र में नहीं जाती है, इसलिए सही उत्तर डी है। और प्रश्न नंबर 7 है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की कुल संख्या कितनी है, तो ये बताना है। तो कुल कितनी है? 12 हैं। गंगा के किनारे कुल 12
ज़िले स्थित हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिहार राज्य में 12 ज़िले गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं, जिसमें देख लेते हैं सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार शामिल है। प्रश्न नंबर 8 है, बिहार के किस ज़िले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो बताइए बिहार के किस ज़िले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो ये है पटना, क्योंकि पटना ज़िला की लंबाई इस तरह से बहुत दूर तक फैला हुआ है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गंगा नदी बिहार के 12 ज़िलों से होकर गुजरती है और इसकी सर्वाधिक लंबाई पटना यानी 99 किलोमीटर तक केवल पटना में बहती है, और दूसरे स्थान पे ये भागलपुर आता है, जिसमें यह गंगा नदी 97 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? अगर मान लीजिए हमारा बिहार का ऐसे मैप है, तो उत्तर की ओर ऐसे ठीक झारखंड की तरफ से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर इसमें दिया है ई, मतलब कोई भी नदी नहीं है। ये जितनी भी नदियां हैं सब उत्तर दिशा से आती हैं, यानी दक्षिण की ओर बहती हैं। बागमती हुआ, गंडक हुआ, कोसी हुआ, ये उत्तर से आती हैं दक्षिण की तरफ, और ये पूछ रहा है कि दक्षिण से आए उत्तर की तरफ बहे। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ घाघरा उत्तर की ओर से, ठीक इसको उत्तर की ओर से होना चाहिए, गंडक, बागमती, बलान, बूढ़ी गंडक, कोसी महानदी और कमला नदी है जो उत्तर की ओर से आती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से आ गया है दोस्तों, तो ये है CWG। ठीक है, CWG के अंतर्गत हमारा पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर असम का क्षेत्र, ये पूरा आ जाएगा हमारा CWG में, पश्चिम बंगाल वगैरह सब। ठीक है दोस्तों, अपने अगले प्रश्न पे आते हैं, और इसकी व्याख्या में भी वही लिखा है। तो प्रश्न नंबर 11 है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी? नवीन जलोढ़ मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। इसके बाद अपने अगले प्रश्न पे इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं पिछले प्रश्न की। दरभंगा हुआ, मुजफ्फर हुआ, चंपारण हुआ, ये जो ज़िले हैं इनमें नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और ये मिट्टी कौन कौन लाती है? तो गंडक, बूढ़ी, बागमती नदियों द्वारा ये सब प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी लाए गए मलबे गाद निक्षेप करती हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी इसको खादर बोलते हैं का निर्माण होता है। यह मिट्टी धान, गेहूँ, पटसन, गन्ना आदि फसलों के लिए उपयुक्त होती हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन है? तो बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला दोस्तों पूर्णिया है। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त में दिए गए विकल्पों में जूट का सर्वाधिक उत्पादक बिहार राज्य पूर्णिया जिले में होता है। जूट की खेती बिहार के आर्द्र क्षेत्र में होती है। ठीक है, आर्द्र क्षेत्र याद रखिएगा, जिसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता, उच्च तापमान और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और हल्की वर्षा, ये सब कंडीशन है उसके उत्पन्न होने के लिए जूट को आवश्यक दशाएं होती हैं। और आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन कौन करता है? पश्चिम बंगाल राज्य। और बंगाल में कुल जूट उत्पादन कितना है? ये 81.34%, और बिहार में 8.67% है। यानी कहने का कुल मतलब ये है कि पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे जूट उत्पादन में है, बिहार दूसरे नंबर पे है, और इसके बाद असम तीसरे नंबर पे। बस इतना याद रखिए और बात ख़त्म। फिर इसके बाद 13 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने की रखी थी? ठीक है, तो मंडल बांध हमारा बनेगा उत्तरी कोयल नदी पे। ठीक है दोस्तों, ये वही बात है। 5 जनवरी 2019 को झारखंड के पलामू ज़िले में मोदी नगर के उत्तरी कोयल जो है परियोजना के सिंचाई पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया था मोदी जी ने। और यह परियोजना झारखंड के लातेहार, पलामू, गढ़वा ज़िले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल यानी सोन नदी की सहायक नदी है, ये पर निर्मित है। ठीक, और इस परियोजना से बिहार के औरंगाबाद और गया ज़िलों तथा झारखंड के गढ़वा, पलामू ज़िलों की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद दोस्तों आइए अपने अगले प्रश्न नंबर हमारा है 14 है। त्रिवेणी नहर
किस नदी पर निर्मित है? तो त्रिवेणी नहर हमारी गंडक नदी पर निर्मित है, ये भी वही लिखा गया है यहाँ पर। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है हमारा कैमूर पठार। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, पहली बात। और कैमूर का पठार रोहतास कैमूर ज़िले में स्थित है। यह पठार सैल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। और इस पठार के चूना पत्थर और आधा पर बंजारी सीमेंट उद्योग है। ठीक है दोस्तों, तो बंजारी सीमेंट उद्योग कहाँ है? कैमूर में। ठीक, याद रखिएगा, बिहार में पड़ता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो बताइए कौन सी बिहार में स्थित है? तो यह है अनुपम झील, हमारी बिहार में स्थित है। तो अनुपम झील बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। यह कैमूर वन्य जीव अभयारण्य सीमा में स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट स्थित है। ठीक है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, याद रखिएगा। सांभर झील राजस्थान में, यानी जो ऑप्शन दिया गया ऊपर उसकी बात होने लगी अब। सांभर झील राजस्थान के जयपुर के निकट, सुखना झील जो हमारी है चंडीगढ़ में, और कामा झील हमारी हरियाणा में पड़ती है। प्रश्न नंबर 17 है, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार हमारा है बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, बाढ़ के लिए जाना जाता है। उत्तर बिहार में कई राज्यों में मतलब कई नदियां बहती हैं जो गंगा नदी में मिलती हैं। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने का कारण यहाँ की फसल तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा आता है 18, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है? तो कुल बोई गई भूमि का 60% है। ठीक है, इसके बाद ये वही आंकड़ा दिया गया है, ये करंट अफेयर का आंकड़ा सब पुराना है 2008-9 का, तो इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो ये 16 टन है। हालांकि ये भी बिहार टीजीटी में नहीं पूछा जाएगा या पीजीटी में, बाकी पीसीएस वगैरह में पूछा जा सकता है करंट से जोड़ करके। तो 16 टन याद रखिएगा बिहार में। और इसके बाद बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है दोस्तों? तो इसका सही आंकड़ा इसमें नहीं दिया गया, इसलिए इसमें उत्तर भी सही नहीं दिया गया है। तो 2019 के अनुसार, तो इसमें 2019 के अनुसार दिया गया है, जबकि डाटा 2021 का भी आ चुका है। तो मैंने एक वीडियो में बिहार का जितना भी वन क्षेत्र है या क्षेत्रफल में कौन कितना है सब कुछ बता दिया है, तो आप वहां से उसको देख लीजिएगा। तो चलिए हम सीधे चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। और 21 हमारा है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो ये इसमें दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 2019 के अनुसार ये हो गया है 7.30% है हमारा। और इसका करंट डाटा भी मैंने डाल दिया है वीडियो में। अब आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो हमारा है पश्चिमी चंपारण। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नकाल और वर्तमान पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ वनों से घिरा है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार पश्चिमी चंपारण में कुल वन 904.66 वर्ग किलोमीटर है। बस इतना याद रखिए, सबसे सघन वन कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। बाकी कोई डाटा मतलब का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो ये है कटिहार। ठीक है, सबसे पूर्वी भाग में, तो बिहार का सबसे पूर्वी भाग हमारा है कटिहार जिला। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर और दक्षिण पूर्व में पूर्णिया स्थित है। पटना लगभग मध्य भाग में स्थित है। और अगला प्रश्न है 24, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है? तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? आइए यहाँ देख लेते हैं। तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, इसमें व्याख्या में देख लेते हैं। तत्कालीन बिहार का कुल क्षेत्रफल, जो उस समय जब ये प्रश्न पूछा गया था 1995 में, तो ये 1,73,800 इतना था। लेकिन जब झारखंड बन गया 2000 में, तो ये वर्तमान क्षेत्रफल इतना हो गया, यानी 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। और प्रश्न नंबर 25, संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है? तो कहाँ होता है?
ये हजारीबाग में। ठीक है दोस्तों, हजारीबाग हुआ। फिर इसके बाद हमारा बिहार में देखेंगे तो हमारा वो पड़ता है नवादा क्षेत्र पड़ता है, फिर कोडरमा क्षेत्र पड़ता है। ये 3 ज़िले जो हैं फेमस हैं और ये तीनों झारखंड और बिहार से सटे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, ये तीनों ज़िले जो दिया गया है ये झारखंड के ज़िले हैं। और नवादा ज़िला जो पड़ता है बिहार में, वहाँ भी अभ्रक उत्पादन होता है। तो बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो बताइए तराई प्रदेश भारत नेपाल की सीमा से। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, ये पश्चिमी चंपारण, ये सब जितने भी हैं तराई पट्टी के क्षेत्र में पड़ते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 27 है, बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है। तो बिहार की सुमेश्वर श्रेणी क्या है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों दिया है इन सब से नई, यानी पारसनाथ से भी नई है, और ताजमहल पहाड़ी से पूरा पुरानी है, खड़गपुर से पुरानी है, यानी इन सब से नई है। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं बिहार की सुमेश्वर श्रेणी शिवालिक श्रेणी का ही निर्माण एक काल में प्लीस्टोसीन काल में हुआ था, अतः यह उपयुक्त 3 पहाड़ियों की अपेक्षाकृत नवनिर्मित पहाड़ी है। मुंडा जनजातियां अधिकांश बसी हैं। कहाँ पे बसी हैं दोस्तों? तो ये हैं बिहार में। ठीक है, तो तत्कालीन बिहार में कटिहार हुआ, रांची हुआ, पश्चिमी सिंहभूम हुआ। तत्कालीन, जो ये तत्कालीन दिया है ना, इसलिए इसके बारे में बता दिया है पूरा। तब झारखंड एक ही था। और गुमला है हमारा, पूर्वी सिंहभूम है, ये सब मुंडा जनजातियों का क्षेत्र है। लेकिन 15 नवंबर 2000 को ये बिहार को काट करके नवनिर्मित झारखंड बना दिया गया, और तत्पश्चात ये मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति बन गई, और झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल संख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति जो है तीसरी सबसे बड़ी जनजाति हो गई। ठीक है दोस्तों, बिहार से होकर जाने वाले राजमार्ग कौन से हैं? तो ये है राजमार्ग संख्या 23। ठीक है, तो फिर ये 1919 का सवाल है, उसी के बारे में सब लिखा गया होगा, तो पुराना पढ़ने कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर दोस्तों कि ये कुछ चीज़ यहाँ देख सकते हैं, राष्ट्रीय राज्यमार्ग संख्या 27 EW सबसे लंबा है, और जिसकी लंबाई 487 किलोमीटर, ये 2019 के अनुसार है। ठीक है, बस इतना याद रखिए। बाकी अपने अगले प्रश्न पे आते हैं, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो उपर्युक्त व्याख्या देखें। तो उपर्युक्त व्याख्या आइए देख लेते हैं। तो कहाँ दिया गया? ये दिया गया है 2019 में, ये इतना है 5358 किलोमीटर इसमें दिया गया। इसमें से कोई मैच नहीं करता। छोटा नागपुर के जंगल हैं। तो छोटा नागपुर के जंगल कैसे हैं? तो ये पतझड़ प्रकार के हैं, और इसके बाद ये सवाना प्रकार के हैं। ठीक, सदाबहार नहीं है और कांटेदार भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, छोटा नागपुर पठार की बात हो रही है, इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। छोटा नागपुर का पठार जंगल मुख्यतः पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसमें महुआ, खैर, सेमल, शीशम, आम, बरगद प्रमुख हैं। और यहाँ सवाना प्रकार के वन भी पाए जाते हैं, और घास भूमियाँ यानी झाड़ियाँ के क्षेत्र यत्र तत्र वनस्पतियों में उपस्थित सवाना प्रकार के वन की विशेषताएं हैं। और प्रश्न नंबर 32 है, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। तो कहाँ है? रांची में दोस्तों। और इसके बाद ये रांची का, तो रांची में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन स्थापना 1958 में रांची में की गई। ये भी देखिए उसी समय का प्रश्न है जब झारखंड बिहार दोनों एक ही थे, तो ये झारखंड का प्रश्न हो गया, फिलहाल अब नहीं पूछा जाएगा। टाटा लौह इस्पात कारखाने लौह अयस्क की पूर्ति होती है। तो ये है सिंहभूम जिले से। ये भी देखिए उसी समय का प्रश्न है जब बिहार इसके साथ में जुड़ा था। तो सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम जिला, ये टाटा लौह इस्पात कारखाने की पूर्ति पूर्वी सिंहभूम जिले से होती है। तो प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये है पश्चिमी चंपारण। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है, तो ये है वाल्मीकि अभयारण्य। ठीक है दोस्तों, वाल्मीकि अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में पड़ता है हमारा। और बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है हमारा 2000 में संयुक्त राज्य झारखंड और बिहार हजारीबाग है वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों थे। 2000 की बात हो रही है। वर्तमान में हजारीबाग झारखंड राज्य में चला गया है। तो उस समय का ये क्वेश्चन था।
इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है बोध गया। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो कौन है? भीम बांध दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 681.99 वर्ग किलोमीटर है। और बाकी जो अन्य विकल्प दिए गए हैं, वाल्मीकि अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में पड़ता है और गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गया जिले में। और राजगीर वन्यजीव अभयारण्य नालंदा जिले में पड़ता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 38 है, कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं किस प्रकार हैं? तो इस प्रकार हैं दोस्तों, बोकारो, चंद्रपुर और सांताल डीह। ठीक, तो ये तीनों हैं हमारे थर्मल पावर। ठीक है दोस्तों, कोयले पर आधारित हैं। बोकारो, चंद्रपुर और सांताल डीह 3 पावर स्टेशन हैं जो कोयले पर आधारित हैं और वर्तमान में तीनों झारखंड में पड़ गए हैं, तो बिहार से कोई मतलब नहीं है। तो बिहार में देख लीजिए कौन कौन है, बरौनी, बाढ़ और कहलगांव कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन है। तो 3 याद रखिए, बरौनी, बाढ़ और कहलगांव, ये तीनों बिहार में पड़ते हैं और तीनों थर्मल पावर प्लांट हैं। प्रश्न नंबर 39, बिहार में मैथान उत्पादन करता है, तो ये है मैथान बांध है, ये मैथान बांध हो रही है। तो मैथान बांध जल शक्ति यानी जल विद्युत उत्पादन करता है। तो मैथान डैम दामोदर की सहायक बराकर नदी पे, फिर देखिए क्वेश्चन पुराना है क्योंकि बराकर नदी बहती है झारखंड में और मैथान बांध बराकर नदी पे है। और तो ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से आप इसको ध्यान भी रख सकते हैं क्योंकि आपके लिए फ़ायदा ही है। तो बाकी ये वर्तमान में झारखंड के धनबाद जिले में है। तो मैथान बांध बराकर नदी पे है, बस याद रखिएगा। जो पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बन गया, कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बन गया? तो 45.85% लेकर के ये झारखंड बन गया। तो झारखंड फिर वही सब लिखा हुआ है। तो झारखंड 15 नवंबर 2000 को नया राज्य निर्मित हुआ, बस इसमें ये देख लीजिए, बाकी सब पुराना है, कोई मतलब नहीं है। प्रश्न नंबर 41 है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में कितने ज़िले रह गए? तो कितने ज़िले रह गए दोस्तों? 37, लेकिन वर्तमान में कुल बिहार में कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद वर्तमान में 38 ज़िले हैं और 38वां ज़िला अरवल जो 2001 में जहानाबाद को विभाजित करके बनाया गया, तब 37 थे और एक अरवल जुड़ गया इसमें। अब बाकी ये सब कोई मतलब नहीं इसका पढ़ने का। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो बिहार की सिंचाई क्षमता, अब इससे जैसा कि ये 1995 का प्रश्न है दोस्तों, तो कोई मतलब भी नहीं इसका पढ़ने का है और ये सब प्रश्न पूछे भी नहीं जाएंगे। मूरी जाना जाता है, तो मूरी किसके लिए जाना जाता है? तो ये एल्युमिनियम प्लांट हेतु। ठीक है दोस्तों, तो एल्युमिनियम प्लांट हेतु मूरी जाना जाता है। मूरी हिंडाल्को द्वारा एल्युमिनियम शोधन संयंत्र स्थापित किया गया है। वर्तमान में मूरी कहाँ पड़ता है? ये भी झारखंड में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 44 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 44, कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? तो ठीक है, एल्युमिनियम उद्योग अभी हमने पढ़ा है ऊपर, तो मूरी ये पड़ता है झारखंड में। ठीक है, फिर इसके बाद पटना का स्थानीय समय, ठीक, स्थानीय समय क्या है? भारतीय मानक समय से आगे है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो हमारा पटना है और जो हमारी जो मानक रेखा जो 82 डिग्री की मानक रेखा है, 82.5 डिग्री की, इससे इस पर नहीं है, इस पर तो इलाहाबाद है और इससे कहीं दूर आगे ये पटना ज़िला स्थित है, इसलिए समय मानक समय से आगे है। ठीक है, तो ये देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हमारा मानक समय है जो प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से होते हुए गुजरता है। और इसके बाद भारत का मानक समय जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे 5.5 घंटा कितना है? आगे है। और पटना का स्थानीय समय भारत के मानक समय से आगे है, क्योंकि जो पटना का देशांतरी या अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है, अगर देखा जाए तो ये 85°13 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है और हमारा मानक समय 82 पे है और पटना 85 पे है, तो आगे निकला ना। तो जो 46 प्रश्न नंबर है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने ज़िलों से सीमाबद्ध था? पटना ज़िला की बात हो रही है, कितने ज़िलों से सीमाबद्ध है? तो 9 ज़िलों से पटना ज़िला सीमा बनाता है। तो पटना ज़िला
सीमा भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, ये जो ज़िले हैं इससे संबंधित हैं, इससे जुड़े हुए हैं। और प्रश्न नंबर 47 है हमारा, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो 50% से अधिक है। और ये डाटा इतना बड़ा याद करने की कोई मतलब नहीं है, इतना हेक्टेयर उतना हेक्टेयर। इसके बाद सीधे अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, पूर्व में बंगाल का दुख मतलब कही जाने वाली बिहार में उद्गम होने वाली कौन सी नदी है? तो दामोदर नदी है। तो आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है। दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिले में उद्गमित होती है। ठीक है दोस्तों, जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा मैं तो उसको रुक करके बता दूंगा, जो फालतू प्रश्न रहेंगे उस पर बेवजह समय खर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी छात्र इस चैनल से जुड़े हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है और आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। तो बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो दूसरी फसल हमारी है मक्का। ठीक है दोस्तों, ये बिहार की आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार फसलों का उत्पादन दिया गया है। चावल का उत्पादन इतना हुआ, गेहूं का उत्पादन इतना हुआ, मक्का का उतना हुआ। ठीक है, लेकिन ये जो तत्कालीन समय जो प्रश्न था ये इसलिए इसमें मक्का दिया गया है, लेकिन पहले नंबर पे हमारा जो हो जाएगा कहाँ गया, ये चावल पहले नंबर पे, दूसरे पे गेहूं और तीसरे पे आएगा मक्का। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं? तो ये है चावल, गेहूँ, मक्का, बस याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर ये है हमारा, बिहार कृषि का स्वरूप क्या है? तो बिहार कृषि क्या है? जीवनदायिनी है, यानी लोग मतलब जीवन यापन के लिए केवल कृषि करते हैं, व्यापार के लिए कृषि नहीं करते हैं। एक विस्तृत खेती नहीं होती है। ये आत्मनिर्भर इसमें गलत दिया गया है, हम डी लिखा गया, लेकिन ये गलत है। तो आत्मनिर्भर वाला राज्य नहीं है, जीवनदायिनी है, जीविकोपार्जन के लिए खास तौर पे होता है। प्रश्न नंबर 52, इनमें से कौन सा सत्य है ये बताना है। तो उसका सत्य प्रश्न है, बिहार कोयले और अभ्रक के लिए मुख्य उत्पादक रहा। तो ये सत्य बात है। उड़ीसा मतलब बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया, नहीं, ये 1936 में किया गया था। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है? बिल्कुल नहीं लगती है। और बिहार एक सदनीय, नहीं, बिल्कुल नहीं, द्विसदनीय विधायिका है या विधान पालिका है। और वही चीज़ें यहीं लिखी गई हैं, देखिए 1936 में है। और इसके बाद उड़ीसा से नहीं लगती है और द्विसदनीय है, वही बात है। इसके बाद पलामू, देखिए 2000 का प्रश्न है, और पलामू रांची में पड़ता है, मतलब झारखंड में पड़ता है। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ये बाकी झारखंड का देखने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम बिहार स्पेशल देख रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 54, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? तो कितना प्रतिशत, ये उपयुक्त में से कोई नहीं दिया गया है। तो आइए रिसेंट डाटा के हिसाब से देख लेते हैं। वर्तमान में भारतीय माइंस ब्यूरो 1920 की रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य, जबकि कुल खनिजों में बिहार का हिस्सा 3% है। ठीक है, बस 3% याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज बिहार में मिलते हैं? तो कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो कोयला मिलता है, लोहा मिलता है, मैग्नीज मिलता है, पेट्रोलियम नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें व्याख्या में दिया गया तत्कालीन बिहार में कोयला, लोहा, मैग्नीज तीनों मिलते हैं और पेट्रोलियम यहाँ नहीं मिलता है। बाकी इसके अलावा अगर देखा जाए तो लाइमस्टोन, अभ्रक, पाइराइट, क्वाटाजाइट और स्टेराइट मिलता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 57 है, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है ये बताना है। तो सही जोड़ा हमारा है लाइमस्टोन कहाँ होता है? कैमूर में, और माइका भागलपुर, सब मतलब जितना भी गलत लिखा गया है। तो आइए देख लेते हैं व्याख्या। बिहार के कैमूर यानी भभुआ जिले और मुंगेर, रोहतास जिलों में क्या है? लाइमस्टोन है। ठीक है, इन तीनों जिलों में लाइमस्टोन है। माइका जो है हमारा नवादा जिले में, और माइका यानी अभ्रक। इसके बाद क्वाटाजाइट लखीसराय में, और मुंगेर तथा नालंदा में क्या मिलता है? लेड और जिंक। बांका में और रोहतास में, बांका और रोहतास में लेड और जिंक, और मुंगेर तथा नालंदा जिले
में जिंक, ये सब भी वही लिखा गया है, दोनों चारों में ही पाया जाता है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग है, तो कितना है दोस्तों? ये 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.67%। और बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है, तो बिहार में लौह अयस्क सिंहभूम जिलों में, ये 1996 का प्रश्न है, इसलिए सिंहभूम जिला झारखंड में फिलहाल आता है। तो ठीक है दोस्तों, ये टोटल प्रश्न ख़त्म हुए हमारे यहाँ से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमको ज़रूर बताएं, और ये पूरा PDF मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा मैं, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो भी छात्र इस चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे हम नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।